आज का हमारा टॉपिक है एट साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म देखिए आप, यानी कि जब से आपने सेल को पढ़ा है, सेल साइटोप्लाज्म आपने लाजमी पढ़ा होगा। ये अगर मैं आपके सामने एक सेल ड्रा करता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये एक सेल आ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस को अगर निकाल दें, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है ना सेल के, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर सेल के सेंटर में से न्यूक्लियस को निकाल दें, ठीक है, अगर न्यूक्लियस को निकाल दें तो और साथ में ये जो एंड पोर्शन में सेल मेम्ब्रेन है इसको भी निकाल दें, जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को निकालते हैं, जो पीछे जो मटेरियल रह जाता है, ठीक है, और यानी कि ये जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है, ऑर्गेनेलिज को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। मिसाल के ऊपर देखिए, आपके घर में कस्टर्ड जो बनता है, फिरनी जो बनती है, उसके अंदर देखिए आपके ऊपर से बादाम वगैरह रखे हों, ठीक है, जेलीज वगैरह रखी हों, तो वो जेलीज और बादाम वगैरह क्या है? वो है ऑर्गेनेलिज। ठीक है, और वो जो कस्टर्ड खुद है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जरा डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्वस सब्सटेंस। ठीक है, एक्वस सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है, जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, एक वाटरी सब्सटेंस है, जेली लाइक। ठीक है, containing a variety of cell organelles इसके अंदर मौजूद होंगी, एंड अदर इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट भी मौजूद होंगी। ठीक है, और इनसॉल्युबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होगा जो कि उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए उसको बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट की बात करते हैं, सोल्युबल पार्ट, जिसके अंदर चीजें डिसोल्व हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। और ये बिटवीन दी ऑर्गेनेलिज मौजूद होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है साइटोसोल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। साइटोप्लाज्म इज एन इक्वल सब्सटेंस। ठीक है, इक्वल सब्सटेंस कहते हैं जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, एक्वा, ये वाटर के रिलेटेड लेवल्स होते हैं। ठीक है, इक्वल सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल जिसमें वाटर जो है ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, ऑल अबाउट 70 से 75% जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि वाटर मौजूद होता है। ठीक है, तो उस ऐसा ऐसा एक्वल सब्सटेंस जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद हो और साथ में इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि उसमें स्टोरेज प्रोडक्ट जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, उसमें स्टोरेज प्रोडक्ट मौजूद होंगे, इनसॉल्युबल वेस्ट भी मौजूद होगा, और साथ में सेल ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर तैयारी होगी, इसको क्या कहेंगे कि स्टोरेज प्रोडक्ट से मुराद ये है कि सेल को जो चीजें चाहिए, सेल जिस चीज के ऊपर जो है, मिसाल के तौर पर देखें, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है सर, ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, इसी तरह बाकी और जितनी चीजें भी हैं जो सेल बनाता है, प्रोटीन्स हो गए जो सेल बना रहा है। ठीक है, वो सारे सारे स्टोरेज प्रोडक्ट, लिपिड्स आ गए, फैट्स आ गए, ये सारी सारी चीजें जो सेल को चाहिए होती है बाहर से भी, या ये खुद बना रहा होता है, इनको कहते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब सेल जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो चीजें बना रहा है, उसके बदले में दो चीजें बनेगी ना। एक वो चीज बनेगी जो वो बना रहा है, जो उसकी जरूरत है, और एक साथ में वो चीज बनेगी जो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं तो दो चीजें बनती है, एक वो चीजें जो आपकी बॉडी को चाहिए होती है, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, और एक चीज वो बनती है जो आपको नहीं चाहिए होती है और आप उसे बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, ऑर्गेनेलिज है और साथ में ऐसी चीजें मौजूद है जो सेल को चाहिए, यानी कि जो आप स्टोरेज प्रोडक्ट कह सकते हैं, और ऐसे साथ में दूसरी चीजें ऐसी हैं जो उनको नहीं चाहिए, उनको क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल, यानी कि वो उनको नहीं चाहिए, उसको बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब साइटोसोल की बात करते हैं। साइटोसोल और दो किस्म के पोर्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? साइटोसोल जो है वो सोलेबल पार्ट होता है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल जो है वो सोलेबल हो सकते हैं, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? बिटवीन दी ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, 90% वाटर का बना होता है। ठीक है, 90% साइटोसोल जो है वो उसके अंदर 90% वाटर होता है, क्योंकि ये सोलेबल पार्ट है,
तो 90% क्या होगा, वाटर होगा। और इसके अंदर सारे के सारे बायोकेमिकल्स मौजूद होंगे, फंडामेंटल्स बायोकेमिकल्स मौजूद होंगे जो कि लाइफ को सस्टेन कर रहते हैं। किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो तमाम के तमाम केमिकल्स मौजूद होंगे, वो तमाम के तमाम केमिकल्स मौजूद होंगे जो कि उसको जिंदा रखने के लिए काफी होते हैं, ठीक है, जो कि उसको जिंदा रखने के लिए काफी होते हैं। वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। 90% ऑफ 90% वाटर मौजूद होगा और साथ में सारे के सारे वो बायोकेमिकल्स मौजूद होंगे जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए काफी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये मिलकर ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन बना देते हैं, यानी कि वैसे सोल्यूशन बनाएंगे जिनकी सोल्यूशन वाली जो है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक आइडियल सोल्यूशन जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होंगी, ठीक है। और जबकि बड़े मॉलिक्यूल जो है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर बना देते हैं जी एक कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। क्या बना देते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बना देते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है सोल और एक होता है जेल, ठीक है। एक होता है सोल और दूसरा होता है जेल। सोल जो है नॉन विस्कस पार्ट होता है। नॉन विस्कस मीन कि उसमें विस्कोसिटी जो है वो कम होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो फ्लूइड उतनी उतनी स्लो पोजीशन के साथ मूव करेगा। मिसाल के तौर पर शहद को देख लें, हनी जो होता है, आप उसको गिलास के अंदर पड़ा हुआ है, उसको आप ले लें तो बहुत बड़ी देर बाद हमारे नीचे की तरफ गिरता है, उसको इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, यानी आप उसको वाटर को इस तरह डालेंगे तो वो उसी वक्त जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोल है ये नॉन विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो लो होती है। जबकि जेल जो है इसमें ये जो है जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। ये क्या है, जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। तो दो हिस्सों में हमने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया, एक है साइटोसोल और दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन को फिर से हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है सोल और दूसरा है जेल, ठीक है, एक है सोल और दूसरा है जेल। विस्कस मैंने आपको बता दिया, विस्कोसिटी क्या होती है कि जो आपके पास फ्लूइड होते हैं, या फिजिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड होते हैं उसकी लेयर्स होती हैं, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर आपस में फ्लो करके जुड़ जाती हैं। तो किसी भी फ्लूइड की, चाहे वो वाटर है कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड फ्लूइड है, तो उसकी जो फ्लो है उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी वो फ्लूइड उतनी जो है वो स्लो स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है। जिस तरह आप शहद की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जो शहद है हनी जो होता है वो कितना स्लो मूवमेंट करता है, उसकी वजह क्या है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जबकि वाटर जो है इसकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है, इसीलिए क्या होता है कि वाटर जो है वो तेजी के साथ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी कहते हैं कि द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इसका फंक्शन क्या होता है। तो पहली बात यह है कि इसके अंदर काफी ज्यादा बायोकेमिकल्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी कि सेल को आपने ये समझना है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, या ये समझ लें पूरा पूरा का पूरा सिटी है और उसके अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री जो है उनको एक बड़ा इदारा जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर काफी ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये आप जो है वो बायो एनर्जेटिक्स और चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। आपको अलग पता जाएगा कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर कितने ज्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको अभी हम डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है। इस
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो कहते हैं रिएक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ग्लाइकोलाइसिस की वजह से आपको 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो आपको 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, आपके सेल जो हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर वो इतनी ज्यादा ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, ठीक है। ये जितने भी सारी ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होगी, और हम बारी बारी इन सब को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म आपको समझ आ गई कि साइटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है, एक वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट मौजूद होता है, और स्टोरेज प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो मौजूद होती हैं। फिर हमने साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक वो पोर्शन जो सेल ऑर्गेनेल्स के दरमियान मौजूद होता है, सोल्युबल पार्ट होता है, और 90% वाटर का बना होता है, ठीक है। और उसको कहते हैं साइटोसोल कहते हैं। जबकि उसके उलट जो कि नॉन सोल्युबल होता है, ठीक है, वो कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल और एक होता है जेल, ठीक है। सोल जो है वो नॉन विस्कस होता है, जबकि जेल जो है वो जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन की, तो उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। और बाकी ये है कि सेल की शेप भी इसकी वजह से बरकरार रहती है। और तीसरा ये कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनेल्स, ऐसी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं जो कि सेल के काफी ज्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहली ऑर्गेनेल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा मजे की, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, ठीक है। यानी कि जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। कि मैंने कहा कि ट्रू सोल्यूशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन की तरह होते हैं। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं वो आपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछना है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं वो आपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछना है, वो आपको सही से बताएंगे। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा ये मैं पूछूंगा फिर आपसे कि आपको सर ने क्या बताया, ठीक है, कि ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं और आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। अच्छा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे, और ये क्या है कि अगर आप न्यूक्लियस को देखें, यहाँ पे एक मिनट में आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको, ये जो आपको अंदरूनी जो शक्ल नजर आ रही है, जिसका कलर जो है ब्लू के करीब है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखिए ये न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस सेंटर में, और उसके साथ साथ आपको फोल्डिंग नजर आ रही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू में देखें, आपको एक पिंक कलर की फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये जो मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग बनी हुई है, और उसके साथ ही आपको नजर आ रही है हल्के हल्के ट्यूब्स, ये जो वायरस के साथ ही, लेकिन देखें ये कंटिन्यूअस है, इसके साथ कोई जंक्शन बीच में मौजूद नहीं है, ठीक है। एक कलर जो है वो उन्होंने पिंकिश शो किया हुआ है, और एक कलर जो है वो ग्रे या व्हाइटिश कलर शो किया हुआ है, ठीक है, व्हाइटिश की तरह शो किया हुआ है। तो दोनों जो है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन है, या आप ये कह सकते हैं कि चैनल्स ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है वो बड़ी हुई होती है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, तो वही बैंड होके क्या बना रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही होती है, इस तरह से, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही होती है इस तरह से, ठीक है। ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से बना होता है, ठीक है। ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ गई, और ये बाकी क्या बना रही है, वही बना के आगे पीछे जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। तो ये देते हैं चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर, चैनल यानी कि ये इसको चैनल कहते हैं, ठीक है। ये जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो क्या कहते हैं, चैनल लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉन्टिन्यूस से मुराद क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस के एरिया मेम्ब्रेन है, वही बेंड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रही होती है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसी के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये जो है वो माउस है, ठीक है, ये माउस है और ये हाथ है, तो मेरे हाथ की जो जिल्द है वो इसी माउस के साथ जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है, वो इसी माउस के साथ फिक्स हो जाए, तो मैं कहूंगा कि माई स्किन इज कंटिन्यूअस विथ माउस। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही कंटिन्यूस होती है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से वो उसी का हिस्सा बन गई है। ठीक है, और इसी तरह कभी कभार ये होता है कि ये आखिर में जाके मेम्ब्रेन के साथ भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी पूरे न्यूक्लियस से लेकर साइटो, ये जो मेम्ब्रेन है आपके पास, उसके दरमियान ये सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनेली है। उसकी फोल्डिंग जो है, इसकी ये वाली फोल्डिंग जो है, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इसकी ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब आपको दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों में फर्क क्या है कि इसके ऊपर हल्के हल्के डॉट्स से नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए हल्के हल्के से डॉट्स नजर आ रहे हैं, जबकि ये जो है इसके ऊपर कोई डॉट्स नजर नहीं आ रहे। जो कि आपको रफ नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी है, इसको कहते हैं RER। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? RER। और ये जो स्मूथ नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? SER। ठीक है, RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मैं एक स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, इस स्टार का मतलब ये है कि इसकी आगे भी हम बात करेंगे। ठीक है, आपको सही तरीके से समझ तब आएगी जब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स को। ठीक है, राइबोसोम नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, इसी के बाद हम पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि राइबोसोम जो है वो क्या होती हैं। जी, तमाम सारे सेल्स के अंदर दोनों की दोनों टाइप जो है वो मौजूद होती हैं, क्योंकि दोनों के फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं बात कर रहा था RER की। तो RER को पढ़ने से पहले जो है आपको थोड़ा सा मैं हवाला दे दूं राइबोसोम्स का। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, और राइबोसोम का काम क्या है? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं, मैसेंजर RNA की रीडिंग करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे जो दाने नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, ये राइबोसोम्स है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, आपकी पूरी बॉडी सेल्स की बनी है, ये इतने छोटे सेल्स हैं कि आपको आम आंख से नजर नहीं आते। आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, आपको जस्ट बाउंड्री सी नजर आएगी, हो सकता है आपको बीच में ऑर्गेनेलिस डॉटेड फॉर्म में नजर आए। आपको इनको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है सही तरीके से। ठीक है, तभी आपको जाके ये ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम वगैरह सही तरीके से विजिबल होंगे। अब फर्ज करें ये जो आपको लेफ्ट साइड पे तस्वीर नजर आ रही है राइबोसोम की, ये आप देख रहे हैं किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो वो जो छोटे छोटे दाने हैं राइबोसोम्स, वो भी ऑर्गेनेली हैं और वो भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि एक सेल के अंदर क्या कुछ मौजूद है, कितना कुछ जो है मटेरियल मौजूद है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं एक ही सेल के अंदर, और आप इन चीजों से आजाद हैं। यानी कि आपके ऊपर, आप इस तरह से नहीं कहते कि आपका माइंड जो है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि मैं बैठ के अभी अपनी बॉडी की प्रोटीन बना लेता हूँ, इस तरह से नहीं है। या फिर आप ये है कि चलिए मैं अभी मुझे थोड़ा वक्त है, मैं अभी बैठ के अपना DNA कॉपी कर लूँ। ठीक है, यानी कि आप इन चीजों से आजाद हैं, वो खुद ब खुद हो रहे हैं। इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद
हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं राइबोसोम्स, यानी कि इस ऑर्गेनेली को देख लें जो आपको मुश्किल से इतनी बड़ी नजर आती है, उसके अंदर आपको ये छोटी छोटी से डॉट्स नजर आते हैं, यानी कि राइबोसोम्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, तो जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में उसका काम हो गया, यानी कि वो बाहर यानी कि फर्स्ट करेगा मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हूं और यहाँ पे ये अटैच है राइबोसोम, ठीक है। अगर ये प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, तो मेरा भी इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा, यानी कि इससे प्रोटीन बनती है और सीधा मेरे अंदर चली जाती है और मैं उसकी पैकिंग करता हूँ, ठीक है। जैसे अगर टेक इंडस्ट्री के अंदर एक चॉकलेट बनती है, फिर वो आगे जाती है तो उसके ऊपर जो है कवर लगाया जाता है, फिर आगे जाती है उसके ऊपर जो है वो क्या होता है मोहरे वगैरह लगाई जाती हैं, स्टिकर वगैरह लगाए जाते हैं, फिर आगे जाकर उसको डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो सारी पैकिंग मटेरियल जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, ठीक है। और बाद में क्या करता है, इस प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि जहां बेचनी होती है वहां पे भेज देगा, ठीक है, एज ए सिक्रीशन के तौर पर, ठीक है, सिक्रीशन के तौर पर उनको रिलीज कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसका फंक्शन जो है टोटल आर के उलट होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे, यानी कि इसका जो है प्रोटीन सिंथेसिस के साथ कोई इतना खास लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा, जो अल्कोहल होती है, ठीक है, अल्कोहल। तो अल्कोहल, अब आप जो है वो साइंस के स्टूडेंट है, अब अल्कोहल सुन रहा जैसे आपने शराब ही नहीं ले लेना, लेकिन मैं अल्कोहल की बात इस तरह से करूंगा कि अल्कोहल के अंदर एक ग्रुप मौजूद होता है जिसे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से अल्कोहल ग्रुप मौजूद होता है, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जब अल्कोहल के अंदर मौजूद होता है, यानी कि देखें यही ग्रुप जो है वाटर के अंदर भी मौजूद है। अब ये देखें वाटर बन गया, अब वाटर को छोड़ें, अल्कोहल जो है, जो कि लॉन्ग चेन जो है वो अल्कोहल होती है, जिस तरह CH3OH, ठीक है। अब ये जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव चीज है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। तो अब इसकी बात करें, जब ऐसी चीजें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं तो इनका ये ग्रुप, यानी कि ये जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, काफी ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, आपके सेल में जाके डिफरेंट रिएक्शन जो है परफॉर्म करता है, जो कि जिनकी जरूरत नहीं होती, आपका सेल जो है वो डैमेज होता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, इनका बांड यहाँ से तोड़ देता है, ठीक है, इनका बांड जो है वो तोड़ देता है। अब पहले बात यह है कि टॉक्सिक यानी कि टॉक्सिन होता क्या है, जहर होती क्या है। जहर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके ऐसे रिएक्शन स्टार्ट कर दे जिनकी जरूरत नहीं थी, और उन रिएक्शन के बदले में आपका बॉडी की जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। तो यही टॉक्सिन का काम होता है। होते हैं वो केमिकल्स है, लेकिन उनका केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि वो आपके सेल को डीनेचर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद ये जो अल्कोहल ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का, इसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपकी बॉडी के अंदर लिपिड का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। लिपिड मैकेनिज्म क्या होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, ये आप आगे जाके बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट आपको तो मैं बात कर रहा था किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और हम बात करते हैं नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स की कंडक्शन जो है उसके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काफी ज्यादा रोल होता है, यानी कि कैल्शियम आयन की स्टोरेज वगैरह करते हैं। जब आप मसल्स वगैरह को पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कितना बड़ा फंक्शन है नर्व इंपल्स कंडक्शन में। जो आपके दिमाग के अंदर मैसेजेस जाते हैं, दिमाग की और पूरी बॉडी के अंदर जो मैसेजेस जाते हैं, उसमें कितना बड़ा फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हम ऊपर जस्ट नाम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत बड़े हैं। अब आप एक दूसरे को इन चीजों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से क्या मुराद है, जो सेल न्यूक्लियस चीज बना रहा है, जो बाकी चीजें सेल के अंदर बन रही हैं, उनको ये लेगा और उनको यहाँ से वेजिकल बना के एक्सपोर्ट कर देगा। यानी कि देखिए ये ट्यूब सी नजर आ रही है, ये बाद में डी अटैच हो जाती है, यहाँ से डी अटैच होकर एक प्याला सा बना देगी और वो वेजिकल जो है सेल के डिफरेंट कोनों के अंदर जाएगा, ठीक है। ये देखें आपको यहाँ पे एक हल्का सा दायरा नजर आ जो कि गोल्जी ऑपरेटर के अंदर है। इसी तरह के इदारे जो है वो इधर से बनते हैं और वो आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं गोल्जी पार्टिकल्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिकल लिखा हुआ है ये नाम, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है।
तो साथ में और क्या काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों जो है मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं सेल के अंदर। यानी कि देखें ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो इसके साथ यहीं पे ये देखें सारा का सारा यहाँ तक मौजूद होते हैं, ठीक है, यहाँ तक सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मौजूद होते हैं। और कितनी ज्यादा जो है वो यानी कि एक छत के अंदर सरिये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, छत के अंदर जो लंटर डालते हैं ना उसके अंदर सरिये वाला काम कर रहे हैं। कौन? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ठीक है। 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद मैं आपको एक नया लिंक भेजूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं आज की लास्ट ऑर्गेनेली जो कि है राइबोसोम्स। देखिए क्या है, राइबोसोम्स हैं। हम बात कर रहे थे राइबोसोम्स की। अब देखें राइबोसोम का हमने जिक्र किया कि वो राइबोसोम आपको कहाँ पे चाहिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। सबसे पहले बात तो आपके ज़हन के अंदर ये रखनी है, ठीक है, राइबोसोम इसका मतलब है कि आप प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, किसको डिस्कस कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। आपका दिमाग, आपका जो डीएनए है, मैं आपको जस्ट एक मरकजी ख्याल सा बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए की कोडिंग होके क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, ठीक है, क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और ये मैसेंजर आरएनए की रीडिंग करके जो प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस है वो कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? राइबोसोम जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं छोटे छोटे से, तो ये टिनी जो है टाइनी ऑर्गेनेलीज हैं, 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होती है, बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है, 20 नैनोमीटर जो है डायमीटर के अंदर होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो है पेलेड नामी साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था, ठीक है, सबसे पहले जो है पेलेड नामी साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था। ये एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हम यूकैरियोटिक को ज्यादा स्टडी करेंगे क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स के ही होते हैं, ठीक है, और इतना कोई खास फर्क भी नहीं होता, दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है, बस साइज में फर्क होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट्स में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहली बात बता दूं, राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके आसपास मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में नहीं आती, ठीक है। देखें माइटोकॉन्ड्रिया देख लें, न्यूक्लियस देख लें, गोल्जी बॉडीज देख लें, क्लोरोप्लास्ट देख लें, ये ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनको मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही इनको कवर किया होता है। एक तो बाहर सेल के आउटर रीजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एक इन ऑर्गेनेलीज के आखिर में जो है मेम्ब्रेन को लेदर से मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। लेकिन राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको जो है वो मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता, ठीक है। और ये किस चीज का बना होता है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल में ये जो है वो आरएनए आपको पता है कैसे कहते हैं? आरएनए कहते हैं जी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा इसकी चेन होती है, ये चेन्स होती हैं और ये चेन आपस में प्रोटीन्स की वजह से जो है वो मदद से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये एक पोर्शन इसका ये आ गया और एक पोर्शन नीचे ऐसा होता है, ठीक है, 2 यूनिट होते हैं इसके, ठीक है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, एक को लार्जर सब यूनिट कहते हैं और एक को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। 2 पोर्शन आ गए, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब पहले बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ राइबोसोम की, तो 2 टाइप्स होती हैं, एक है फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम, ऐसे राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही मौजूद होते हैं, खुले खुले इस तरह से पड़े हुए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम्स कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप है अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर के साथ जो मौजूद है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि आरईआर क्या होता है, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो हमने इसी बेस के ऊपर राइबोसोम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक है फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम, ठीक है, और एक है अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम के साथ, ठीक है। एक फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही पड़े होंगे और दूसरे जो हैं वो अटैच होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी कि ये एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, जो अटैच होंगे। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि ये जो राइबोसोम है इनको कौन बनाता है, क्योंकि ये इनको कौन बनाता है, जिनको बनाता है न्यूक्लियोलस। एक दूसरी ऑर्गेनेली है जो आपका जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, लेकिन न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, यानी कि आपको इस तरह से दिखेगा, ये न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको इधर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस मिलेगा। एक सेल के अंदर एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, ठीक है, कई न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं एक सेल के अंदर। तो न्यूक्लियोलस एक को कहते हैं न्यूक्लियोलाई, बहुत सारे को कहते हैं, ठीक है। बायो के अंदर कोई भी डिफिनेशन है उससे आखिर में अगर यूएस लगा हुआ है, जैसा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, तो उसको ये इसका मतलब होता है ये सिंगुलर है। इसकी बजाय अगर आप आई लगा दें, ठीक है, आई लगा लें तो वो जमा हो जाता है। जिस तरह न्यूक्लियस है न्यूक्लियोलस सिंगल तो न्यूक्लियोलाई जमा हो गया, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियाई जमा हो गया, ठीक है। तो यूएस को हटा के आई लगा दें के तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, वो जमा हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, एक ऐसी प्रोटीन जो कि फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम जो है ये बनाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो वो है आपके पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आपने नाम सुना ही होगा, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है, आपके आरबीसी के अंदर मौजूद होती है। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, इसके ऊपर आपको मिलती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन इस तरह से, ठीक है। और उसको क्या वो कौन बनाता है, फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम बनाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही मौजूद होते हैं, ठीक है। दो सब यूनिट है, ये मैंने आपको बता दिया है कि एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर और दूसरा लार्जर होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर देखें, अब यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो हल्की होती है ये, ठीक है, राइबोसोम। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस पड़ा था उसमें सबसे आखिर में मिलेगी आपको राइबोसोम, ठीक है, सबसे आखिर में मिलेगी। और सेंट्रीफ्यूगेशन में एक यूनिट यूज किया जाता है, जैसे कहते हैं स्वेडबर्ग, उसी साइंटिस्ट के नाम से जिसने डिस्कवर किया उसके नाम से एक यूनिट है स्वेडबर्ग। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसका एक यूनिट है स्वेडबर्ग। तो प्रोकैरियोट को अगर सेंट्रीफ्यूगेशन में स्टडी करें तो ये मिलता है 70s का, ठीक है, 70s का। और 70s से मुराद ये होता है कि एक जो बड़ा सब यूनिट है वो 50s का है और जो छोटा यूनिट है वो 30s का है। दोनों को जमा करेंगे तो 80 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 70 क्यों है, ये अगर 30 है और ये 50 है, जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो कुछ हिस्सा आपस में इनका डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के अंदर चला जाता है। तो 50 और 30 इस तरह मिलकर 70 बना रहे होते हैं, ठीक है। 50 और एक हिस्सा जो है 50 का होता है, दूसरा से 30 का होता है, लेकिन आप दोनों को कंबाइन करेंगे ना इस तरह से, तो ये कुछ हिस्सा जो है वो आपस में इनका फ्यूज हो जाता है, तो ये मिलकर क्या बना देता है, 70 बना देता है, ठीक है। इसी तरह यूकेरियोट्स के अंदर राइबोसोम बड़े होते हैं और वो 80s का बना रहे होते हैं, ठीक है, वो किसका बना रहे होते हैं, 80s का बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब ये बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की, मैं बात कर रहा था इधर के डीएनए से मैसेंजर आरएनए आता है और उससे बनती है प्रोटीन बनती है, ठीक है, प्रोटीन को बनाता है ये राइबोसोम बनाते हैं। तो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैचमेंट के लिए इनको क्या चाहिए होती है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम आयन मिलेंगे तो ये किसके साथ, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ बांड बनाएंगे, ठीक है, यानी कि मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, एक यूनिट ऊपर और एक यूनिट नीचे, ठीक है, ऐसा से होता है। और जिस तरह आप देखें ना, आपके पास फर्ज करें ये राइबोसोम है और ये है क्या है, मैसेंजर आरएनए है, तो ये इसके ऊपर अटैच होते हैं इस तरह से और इसके ऊपर से चलना शुरू कर देते हैं इस तरह, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, चलना शुरू कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर चलना शुरू कर देगा। जब चलेंगे तो बदले में क्या होगा कि एक साइड से, यहाँ भी आप देखें, आपने लकड़ी वालों को देखा होगा, वो जो रंदा करते हैं उसको तराशते हैं लकड़ी को, ठीक है, तो वहां से आप देखते हैं कि वो जो रंदा है, वो जो मशीन है उसके ऊपर रगड़ी जाती है और उसमें से लकड़ी का एक छिलका बाहर निकलता है। बिल्कुल राइबोसोम उसी तरह काम करते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो गुजरते हैं और ऊपर से क्या निकलती जाती है, प्रोटीन निकली जाती है, यानी कि उसकी रीडिंग करते हैं और बदले में साइड से प्रोटीन बनती जाती है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो राइबोसोम है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होंगे तो इनकी अटैचमेंट के लिए इनको क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन जो है वो चाहिए होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि काफी ज्यादा जो ये जो
राइबोसोम है ये अटैच हो जाते हैं एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ, ठीक है। जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं, ठीक है, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं वो क्या है, इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अगर बहुत ज्यादा राइबोसोम इस तरह से अटैच होते हैं जिसको कहते हैं पॉलीसोम्स। इसको क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं। और आज आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और राइबोसोम्स क्या होता है। एक स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर ट्रू सॉल्यूशन की डिफिनेशन भी शेयर कर दी है, आप वो जाके देख भी सकते हैं, अच्छी डिफिनेशन है, आसान भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।